हाय फ्रेंड्स। कभी आपको ऐसा लगा कि खाना तो खा लिया है, जेब में चार पैसे भी हैं, घर के ऊपर छत भी है, किसी ने डांटा भी नहीं, और फिर भी आपको खाली खाली सा लग रहा है सब कुछ। एक वैक्यूम, एक एम्प्टीनेस का एहसास हो रहा है। रिलैक्स, आप अकेले नहीं हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, हमारी बॉडी, हमारी ये अर्थ, हमारा ये सोलर सिस्टम और हमारा ये यूनिवर्स इज ऑल अबाउट एम्प्टीनेस। ये सिर्फ खालीपन है, खालीपन के सिवा कुछ नहीं। ओके, हम इसको आगे बढ़ाएंगे। पहले ये बता दूं कि मैं फिलोसॉफिकली नहीं कह रहा हूं ये बात। आपको लगाओ कि नहीं, घर में मेरा बीवी से झगड़ा हुआ तो मैं ऐसी बातें कर रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं। या मैंने कोई ऐसी बुक पढ़ी हो जहां पे लिखा हो कि ये तो सब मोह माया है, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये साइंटिफिक फैक्ट है और हम इसको जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप मेरे साथ सहमत होते जाएंगे और कहेंगे बिल्कुल ठीक है। ओके, तो चलिए बात को आगे ले जाते हैं। आगे ले जाने से पहले हम एक ऑब्जेक्टिव तो तय कर लें आज का, कि हम करने क्या जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या समझने जा रहे हैं। देखिए, सोलर सिस्टम वो सिस्टम है जो आपको और हमें प्रोटेक्ट करता है, जहाँ पे आप और हम रह रहे हैं। तो जब हम सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो ऊपर मत देखिए, अपने पैरों की तरफ देखिए। जिस जमीन पे आप खड़े हैं वो सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है, और आपने सोलर सिस्टम के तीन इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट्स को, एलिमेंट्स को ऑलरेडी देखा है, और उनकी वजह से आप खुश हुए हैं, जी रहे हैं। पृथ्वी पे आप रह रहे हैं, दैट इज अ प्लैनेट। चंद्रमा को आप देखते रहते हैं, दैट इज अ सैटेलाइट ऑफ द प्लैनेट अर्थ। एंड सन, द ओनली स्टार इन आवर सोलर सिस्टम। यहाँ पे मैंने ओनली क्यों कहा? क्योंकि अधिकतर स्टार्स ऐसे हैं हमारी गैलेक्सी में और हमारे यूनिवर्स में जो सिंगल नहीं रहते, वो दो या तीन के क्लस्टर्स में रहते हैं। ये हमारा सन जो है, ये एक ऐसा स्टार है, मिड साइज स्टार है। इसके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें घूमती हैं उनको हम सोलर सिस्टम का हिस्सा कहते हैं। ये कंपलसरी है कि सोलर सिस्टम में हर चीज़ को सन के चारों तरफ घूमना ही घूमना है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। आगे बढ़े। इंट्रोडक्शन तो आपका सोलर सिस्टम से हमने करा दिया। अब देखिए, सोलर सिस्टम को समझने से पहले आपको एटम को समझना पड़ेगा। तो थोड़ी सी ऐसी साइंस है जो सिर्फ बीएससी स्टूडेंट्स के लिए या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, आप बीकॉम, बीए, बीबीए के स्टूडेंट्स के लिए भी समझनी उतनी ही ज़रूरी है। और आज हम कोशिश करेंगे कि आप उनके लेवल की साइंस समझ जाएं इस वीडियो को देखने के बाद। तो आपको ये पता है कि हमारी बॉडी एटम से मिलकर बनी है, ठीक है? जो सबसे छोटा हिस्सा जिसे आप डिवाइड नहीं कर सकते उसे हम एटम कहते हैं। एटम की खासियत है, उसमें एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस का मतलब केंद्र, उसका सेंटर। उस न्यूक्लियस में दो चीजें होती हैं, एक होता है पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन, ओके, और दूसरा होता है नेगेटिव न्यूट्रॉन। असली वेट न्यूट्रॉन में होता है, प्रोटॉन में वेट नहीं होता। और उसके इर्द गिर्द ऑर्बिट्स में चक्कर काटते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एक एटम का स्ट्रक्चर है। हर एलिमेंट का एटम एक खासियत रखता है। जैसा कार्बन का एटम है वैसा ऑक्सीजन का नहीं, जैसा हाइड्रोजन का है वैसा हीलियम का नहीं, जैसा मैग्नीशियम का है वैसा पोटेशियम का नहीं। तो एटम एक ऐसी चीज है जो यूनिक है। जैसे सोलर सिस्टम है आपका, सन है, उसके इर्द गिर्द कितने प्लैनेट्स हैं? 8 मेजर प्लैनेट्स, 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स। तो 13 तो प्लैनेट्स हो गए। फिर हर प्लैनेट के तो नहीं, लेकिन अर्थ के बाद तो प्लैनेट्स के मून्स भी हैं। अर्थ का एक है, उसके बाद मार्स के 2 हैं, फिर जुपिटर के 79 हैं, सैटर्न के 82 हैं। इस तरह से 200 से ज़्यादा प्लैनेट्स हैं। और भी बहुत कुछ है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे काफ़ी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। पर्पस ये है कि आप आज थोड़ा सा साइंस के बारे में जानें, दैट इज फिजिक्स के। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, फिजिक्स इज नोन एज द कोर ऑफ ऑल साइंसेस, इट्स द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। ओके, तो हम फिजिक्स के बारे में जानेंगे, थोड़ा सा एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में जानेंगे, थोड़ा सा एस्ट्रोनॉमी के बारे में जानेंगे, और अपने सोलर सिस्टम के बारे में तो हम जानेंगे ही जानेंगे।
टाइम टू टाइम आपको इस वीडियो में चार्ट्स आएंगे, उन चार्ट्स को वहीं पे पॉज करिए, रोकिए, इंफॉर्मेशन पढ़िए और याद करिए। ऐसा कभी नहीं होता कि किसी अच्छे एग्जामिनेशन में, व्हेन आई से अच्छा एग्जामिनेशन मींस यूपीएससी, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड ए एंड ग्रेड बी वगैरह, कि जिसमें सोलर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही ना गए हो। मिनिमम 2 मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस तक सोलर सिस्टम से रिलेटेड आते ही आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में। और ये आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ यहाँ पे इसी रिलेशन में, कि जब आप साइंस पढ़ते हैं और ख़ासकर जब आप यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं, तो आपकी क्यूरियोसिटी, आपकी इमेजिनेशन भी बहुत विशाल हो जाती है। आपको छोटी छोटी परेशानियाँ बड़ी ही बेकार लगने लगती हैं। आप कहते हैं वाओ, हम उस यूनिवर्स का हिस्सा है जो इतना विशाल है, जो इस तरह से काम करता है, और मुझे क्या परेशानी है। और आप अपने काम में ज़्यादा अच्छे से मन लगा के करते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब कभी मुझे कोई छोटी सी परेशानी परेशान करती है, तो उस समय मैं अपनी वो बुक्स पढ़ता हूँ जो स्पेस के बारे में है, या मैं उन वेबसाइट्स को देखता हूँ जो स्पेस के बारे में है। ओके, चलिए फिर हम अपनी आगे की यात्रा शुरू करते हैं। यात्रा लंबी है, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि प्लेजेंट हो, कोशिश ये करेंगे कि आपका मन इसमें लगा रहे। तो हमने एटम की बात की। एटम को आप डिवाइड नहीं कर सकते। एटम का एक न्यूक्लियस होता है और एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैं रिपीट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हमारा सोलर सिस्टम भी बिल्कुल ऐसा ही है। बीच में एटम में न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे सन है, और जैसे न्यूक्लियस हेवी होता है, यहाँ पे सन हेवी है, और इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन की शेप में हमारे प्लैनेट्स इसके अपनी अपनी ऑर्बिट्स में चक्कर काट रहे हैं। वहां पे एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे अपने अपने ऑर्बिट्स में चक्कर काटेंगे, कभी भी कोई किसी से टकराता नहीं है। ओके, तो यहाँ भी कोई किसी से टकराता नहीं है। और ये जो हमारा ग्रेविटेशनल पुल है सन का और बाकी और प्लैनेटरी बॉडीज का, ये इंश्योर करता है कि हर प्लैनेट अपने ऑर्बिट में एकदम उसी स्पीड से, जैसा कि डिसाइड हुआ है बनते टाइम यूनिवर्स के, उसी स्पीड से, करोड़ों साल से जिस स्पीड से कर रहा है उसी स्पीड से चक्कर लगाता रहे। क्लियर? तो यहाँ पे एटम की और इसकी एक सिमिलैरिटी मैंने आपको बता दी। अभी तक सोलर सिस्टम के बारे में भी कुछ फैक्ट्स बताए जो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि थोड़ा सा दोहरा दूं। सोलर सिस्टम में सन सबसे ज्यादा विशाल है। इनफैक्ट सन जो है हमारे सोलर सिस्टम की सारी बॉडीज का 99.9% है। बाकी सब चीजें तो 0.01% में आ जाती है। 99.99% वेट या आप कह लीजिए साइज सन का है, और बाकी बॉडीज कौन सी आ जाती है? प्लैनेट्स 8। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि हम आपको बताएं 8 प्लैनेट्स कौन से हैं। जो आप बचपन से सेंटेंस सुनते आ रहे हैं, आज मैं वो आपके सामने फिर दोहरा देता हूँ। माई वेरी एजुकेटेड मदर just served us noodles. Repeat. My very educated mother just served us noodles. My M. M stands for Mercury. यहाँ पे एक चीज याद रखिए, it is not pronounced as Mercury. It is pronounced as Mercury. और मर्क्यूरी सन के सबसे पास में है, तो नेचुरली गर्म होगा बिल्कुल, और उबलता हुआ है बिल्कुल, कैसे हैं। बट इट इज नोन एज ए टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, क्योंकि सन की इतनी हीट की वजह से वहां पे एलिमेंट्स बन गए, कोर बन गई, और एक सॉलिड प्लैनेट बना। ये अर्थ का लगभग 38% है साइज में, 1/3 छोटा है। ओके, रहने के काबिल नहीं है बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन। और अर्थ के सबसे पास में इसका ऑर्बिट आ जाता है। हालांकि इसके बाद वीनस आता है, उसको हमारे सबसे पास होना चाहिए, लेकिन नहीं, ज्यादातर हमारे अर्थ के पास में कौन रहता है? मर्क्यूरी रहता है। तो चलिए दूसरा प्लेनेट विच इज वीनस। वीनस सबसे ज्यादा हॉट प्लेनेट है, सबसे ज्यादा गर्म। ये करीब अर्थ के साइज का है, 95% ऑफ आवर साइज। ओके, और बहुत ज्यादा चमकीला है। अगर शाम को स्काई में देखें,
आप 8 बजे के आसपास तो जो सबसे ज़्यादा चमकता हुआ कोई भी हेवनली बॉडी आपको दिखे, समझ लीजिए कि वो कौन है? दैट इज़ वीनस। ओके, ये सबसे ज़्यादा गर्म इसलिए है, सन से तो थोड़ा दूर है मर्क्यूरी के कंपैरिजन में, लेकिन सबसे ज़्यादा गर्म इसलिए है कि यहाँ पे जो गैसेस हैं, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड, उन्होंने एक अम्ब्रेला बनाया हुआ है और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट किया है कि सन की जो एनर्जी आती है वो ट्रैप हो जाती है, बाहर निकल नहीं पाती, और उससे ये प्लैनेट भी इस लायक नहीं है कि यहाँ पे कोई रह सके। फिर हम हैं अर्थ। अर्थ के बारे में आपको एक बात बता दूं, जब सोलर सिस्टम बना था, और इसकी हम बात करेंगे अभी, तो ये भी सन की तरह ही था, गर्म, एकदम उबलता हुआ, टॉक्सिक एसिड्स, हाइड्रोजन, हीलियम, जैसा सन है बिल्कुल वैसे, सन से टूट के बना तो वैसे ही हुआ। थोड़ा दूर आ गया, धीरे धीरे ठंडा होता गया। बहुत कुछ झेला है हमारी अर्थ ने, इतना झेला है, करीब 150 से 200 करोड़ साल तक, कि आपको लगेगा धन्य है धरती माता, ये सिर्फ आपको ही पूजा जाना चाहिए इस जन्म में, और किसी को भी नहीं। जो लोग ऐसा कहते हैं वो वाकई सही कहते हैं। तो खैर, होते 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 ये हुआ कि हम यहाँ पे पैदा होने, बढ़ने और अपनी जनरेशन्स को आगे बढ़ाने लायक हुए। एक और बात है, अभी तक कहीं पे भी लाइफ का कोई साइन हमारी साइंटिफिक फैकल्टी डिटेक्ट नहीं कर पाई है। और इसका मतलब क्या है कि न केवल हमारे सोलर सिस्टम में, बल्कि हमारी गैलेक्सी, जिसे हम मिल्की वे कहते हैं, या फिर हमारे इस यूनिवर्स में, जिसमें करीब 200 बिलियन गैलेक्सीज हैं, ओके, उसमें कहीं पे भी लाइफ का कोई साइन है। तो ज़रा इज्जत करिए अपने प्लेनेट अर्थ की, और उसके जो रिसोर्सेज हैं वो रहने दीजिए यहीं पे, उनको डिस्ट्रॉय ना करिए, ओके, उनकी इज्जत करिए, उनको इम्प्रूव करने में मदद करिए, क्योंकि इसके सिवा हमारे पास जाने के लिए कोई जगह है नहीं। और ये हो सकता है कि इसके सिवा जाने के लिए फ्यूचर में भी कभी कोई जगह ना हो, क्योंकि लाइफ कहीं पे और पॉसिबल नहीं है। मेरा ये मानना है कि है तो यूनिवर्स में 76 ट्रिलियन स्टार्स, और हर स्टार के करीब 10 प्लैनेट्स हैं एज एन एवरेज। सो 760 ट्रिलियन स्टार्स एंड प्लैनेट्स, ओके, के बावजूद भी सिर्फ ऐसा हो सकता है कि अर्थ में ही रहने के लिए एटमॉस्फेयर हो। तो आगे बढ़ते चले। ओके, तो हमने क्या अंडरस्टैंड किया अभी तक? हमने समझा कि एटम की तरह सोलर सिस्टम भी एम्प्टी है। एम्प्टी क्यों है? अब देखिए, सबसे ज्यादा हिस्सा क्या ले जाता है? सन। सन इज 99.99% ऑफ द एंटायर सोलर सिस्टम्स मैटर। हम, आप, हमारी अर्थ, हमसे 11 गुना बड़ा जुपिटर, हमसे 9 गुना बड़ा सैटर्न, हमसे 4 गुने बड़े यूरेनस और नेपच्यून, सब मिला के, वीनस और मर्क्यूरी और मार्स भी मिला के क्या बनते हैं? 0.01% में। और अभी तो और भी हेवनली बॉडीज हैं, जैसे जैसे हम आगे चलेंगे आप क्लियर होते जाएंगे। तो शुरू करते हैं एक और चैप्टर यहाँ से। मुझे दुष्यंत कुमार की एक कविता बहुत पसंद है, गजल है। उसका एक शेर है, कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर जरा तबीयत से उछालो यारो। ओके, आसमान में सुराख होने की बात हो रही है, ऐसा पत्थर फेंका जाए कि जो आसमान को भेदता हुआ ऊपर निकल जाए, ऐसा पॉसिबल है। अगर आप किसी भी पत्थर को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से आसमान में भेजेंगे तो वापस नहीं आएगा। इस स्पीड को कहते हैं एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। मतलब अर्थ से भागना अगर आप चाहते हैं, कई बार हम कहते हैं यार दुनिया से चले जाएं, ये सब पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, तो बिल्कुल जाइए, लेकिन आप वापस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आपकी स्पीड होगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड या 40,000 किलोमीटर पर आवर, और इस स्पीड से भेजा हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट फिर वापस अर्थ पे नहीं आ पाता। ओके, तो इसको कहते हैं अर्थ की एस्केप वेलोसिटी। आपके सारे रॉकेट्स इसी वेलोसिटी से ऊपर जाते हैं और करीब 50-60 हज़ार की स्पीड पकड़ के फिर वो अपनी यात्रा करते रहते हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ आपको? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो स्पीड आपको बहुत ज़्यादा लगती है, ओके,
11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 40,000 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमारे हवाई जहाज तो 600, 700, 800 की स्पीड से उड़ते हैं, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ते हैं। हार्डली 1000 किलोमीटर पे कोई उड़ता है, यहाँ तो 40,000 की बात कर रहे हैं। लेकिन हम अब अपनी अर्थ की बात करते हैं। हमारे अर्थ के दो रोटेशंस हैं। पहला रोटेशन है अपनी एक्सिस के ऊपर, तो जो एक्सिस के ऊपर रोटेट करती है चीज ऐसे कर रही है, ओके, बॉल को जैसे आप घुमा रहे हो, लट्टू घूमता है, तो उसको कहते हैं रोटेशन। रोटेशन की स्पीड है हमारी 30 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इस समय जब आप और मैं बात कर रहे हैं तो हमारी अर्थ की स्पीड 30 किलोमीटर पर सेकेंड तो ऐसे ऐसे घूम रही है, जिसकी वजह से टाइम बीत रहा है। आपकी घड़ी में 4 से 5 बज रहे हैं, 5 से 6 बज रहे हैं, वो इसी वजह से कि अर्थ रोटेट कर रही है, ओके। और एक दिन में अपनी एक्सिस पे ये पूरा रोटेट कर जाती है। हम एक चार्ट आपको बना के दे रहे हैं। हम और आप सोचते हैं कि 24 आवर्स होते हैं, ओके, 24 आवर्स नहीं, 23 आवर 56 मिनट्स एंड 04 सेकेंड्स में अर्थ अपनी एक्सिस पे एक चक्कर लगाती है, ओके। तो एग्जाम में तो करेक्ट आंसर ही लिखना पड़ेगा, याद कर लीजिए, आपके फायदे की चीज है। दूसरा मोशन कौन सा करती है अर्थ? दूसरा मोशन करती है सन के चारों तरफ घूमने का, ओके। सन के चारों तरफ घूमने के मोशन को कहते हैं रेवोल्यूशन, ओके। तो रिवॉल्व करती है सन के चारों तरफ। और सन से दूरी कितनी है हमारी? 15 करोड़ किलोमीटर। तो सन से 15 करोड़ किलोमीटर दूर रहते हुए इस 15 करोड़ किलोमीटर के डिस्टेंस को एयू भी कहा जाता है। एयू मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो अब आप समझ गए ना कि हम यहाँ पे हजारों लाखों किलोमीटर की बात चलेगी नहीं, और ये बात जो है बहुत छोटी रह जाएगी। कितने लाख किलोमीटर, कितने हजार किलोमीटर, ये नहीं चलेगा, ये अर्थ से निकल जाएंगे। अब हम सब लोग एस्केप वेलोसिटी से निकल के सोलर सिस्टम में आ चुके हैं, तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं थोड़ी सी। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एक का मतलब है लगभग 15 करोड़, एग्जैक्टली 15 करोड़ किलोमीटर को एयू कहा जाता है। तो उस एयू के इर्द से रेडियस लेके हमारी अर्थ 365 दिन में एक चक्कर सन का लगाती है, जिससे हमारा साल बदलता है। मौसम बदलते हैं, साल बदलता है, तो ये रिवोल्यूशन होता है। ये जो स्पीड है, जिस स्पीड से सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है ये करीब 1,07,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक घंटे में लगभग 1,07,000 किलोमीटर हमारी अर्थ चलती है, तब जाके एक चक्कर लगा पाती है सन का एक साल में। तो आप समझ सकते हैं कि कितना डिस्टेंस तय करती होगी। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज रफली 100 करोड़ किलोमीटर एक साल में पृथ्वी इस तरह से चलती है, अपार्ट फ्रॉम इट्स रोटेशन। दो मोशंस ले रही है। यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आप मुझे बता सकेंगे, आपको अर्थ का मास मालूम है, आपको ये भी मालूम है कि अर्थ की स्पीड क्या है, उस स्पीड से अगर ग्रेविटेशनल पुल ना हो तो चलाने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी? एक एस्टीमेट के अकॉर्डिंग अगर हमारे अर्थ के जितने भी पेट्रोलियम के भंडार हैं, कोल के भंडार हैं, लकड़ी के भंडार हैं, उन सबको यूज कर लिया जाए तो वो एक सेकंड में सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी टू पुश अर्थ into its orbit and to make it rotate on its axis। तो आप समझ सकते हैं कितनी एनर्जी खर्च होती होगी अर्थ की आपको 24 घंटे का दिन देने के लिए और आपको 365 दिन का एक साल देने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, आपको पता है कि सन की लाइट हमारे लिए बहुत जरूरी है। सन की लाइट हमारे पास नहीं आएगी तो अर्थ तो एक फ्रोजन प्लेनेट हो जाएगा। इट विल बी एज फ्रोजन एज प्लूटो, ओके, और एज फ्रोजन एज यूरेनस एंड नेपच्यून। तो बिल्कुल आइस बन जाएगी। बिल्कुल हम लोग आइस एज में होते अगर सन की रेज नहीं आती, सन की हीट नहीं आती बाय वे ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, सन की लाइट हो या इस समय जो मेरे चेहरे पे बल्ब की लाइट पड़ रही है, या आप अगर दिन में बाहर खड़े हैं तो आपको कोई भी लाइट और आ रही हो, आर्टिफिशियल या नेचुरल, सबकी स्पीड कांस्टेंट होती है एंड दैट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड।
हम जो आपको चार्ट देंगे उसमें इसका भी करेक्ट अमाउंट लिखा हुआ है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज 2,99,726 किलोमीटर्स पर सेकेंड। लेकिन इजीनेस की वजह से हम इसको क्या मानते हैं, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो लाइट आ रही है, तो हमने आपको बताया 15 करोड़ किलोमीटर डिस्टेंस है, तो कितने मिनट में आएगी, कितनी देर में आएगी, कितने घंटे, मिनट या सेकंड में, ये भी आप कैलकुलेट करिए, अपना कैलकुलेटर निकालिए, टाइम टू टाइम पॉज करिए इस वीडियो को और थोड़ी सी मैथमेटिक्स सीखिए। वैसे आपकी उसके लिए बता दूं जानकारी के लिए, इट टेक्स 8 मिनट्स 20 सेकेंड्स एज एन एवरेज। अब आप कहेंगे एज एन एवरेज क्यों? क्योंकि अर्थ सन के चारों तरफ एलिप्टिकल मोशन में, अंडाकार उसमें करती है, एकदम सर्कल नहीं है, एलिप्टिकल ऑर्बिट है, तो कभी डिस्टेंस कम हो जाता है और कभी डिस्टेंस सन से ज्यादा हो जाता है, जैसा कि एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में नॉर्मल है, नेचुरल है। तो 8 मिनट 20 सेकेंड में हमारे सन की लाइट हमारे पास तक पहुंचती है। मतलब आपके पास जो लाइट इस समय सन की आई, अगर आप धूप में खड़े हुए हैं तो वो 8 मिनट 20 सेकेंड पहले चली थी। हमारा डिस्टेंस मून से कितना है, स्लाइटली लेस देन 4 लाख किलोमीटर, तो वहां तो 1 सेकेंड से थोड़ा सा ज्यादा, एक फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड, आप अंदाजे से लगा लीजिए 1.25 सेकेंड। 1.25 सेकेंड में ये लाइट, हमारे मून की लाइट हमारे तक आ जाती है। इज दैट क्लियर? तो ये तो हो गई थोड़ा सा लाइट की स्पीड के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि ये लाइट की स्पीड हमारे लिए और क्या क्या कर सकती है। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि लाइट को आप सबसे बड़ा फैक्टर अपनी लाइफ का ना मानिए। फिर किसको आप सबसे बड़ा फैक्टर मानेंगे? क्योंकि सनलाइट ना हो तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, प्लांट लाइफ नहीं होगी, प्लांट लाइफ नहीं होगी तो एनिमल लाइफ नहीं हो सकती, क्योंकि एनिमल लाइफ टोटली एंड टोटली प्लांट लाइफ के ऊपर डिपेंड करती है, प्लांट्स नहीं, एनिमल्स नहीं। ओके, तो फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट जरूरी है, लाइट के लिए सन जरूरी है, तो फिर इससे ज्यादा जरूरी क्या है? सोचिए। जी हाँ, मैं बताता हूँ आपको, इससे ज्यादा जरूरी है ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब है कि किसी ऑब्जेक्ट की वो कैपेसिटी जिससे वो दूसरी चीजों को अपनी तरफ खींचता है। तो क्यों आप सोच रहे हैं यार ग्रेविटी की क्या जरूरत है, हम तो बैठे हुए हैं पृथ्वी पे। पृथ्वी पे आप इसीलिए बैठे हुए हैं कि पृथ्वी की ग्रेविटी है। अदरवाइज पृथ्वी जब रोटेट कर रही थी और पृथ्वी जब रिवॉल्व कर रही थी तो आप गिर के पता नहीं कहाँ गए होते स्पेस में। बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ यू डोंट इवन फील दैट द अर्थ इज रोटेटिंग एंड रिवॉल्विंग। और सबसे बड़ी बात ये यहाँ पे कि आप सनलाइट को तभी अर्थ के पास लेके आ पाते हैं, आप यहाँ पे पाते हैं उसको बिकॉज अर्थ हैज ग्रेविटी। अदरवाइज सनलाइट कहीं और चली गई होती, आपके पास नहीं आती। तो ग्रेविटी इज ए फोर्स विच इज बिगर देन लाइट। इसका दूसरा सबूत ये है कि जब आपके प्लैनेट्स हैं, सबसे पहला आपका आ गया मर्क्यूरी, फिर आ गया वीनस, देन द थर्ड रॉक फ्रॉम द सन दैट इज द अर्थ, इसके बाद में मार्स, जुपिटर, सैटर्न, सैटर्न के बाद में यूरेनस, नेपच्यून। नेपच्यून के बाद में आपने सोचा कभी कभी एक प्लूटो नाम की एक चीज है जिसको कभी कह देती है साइंटिफिक कम्युनिटी की ये एक प्लेनेट है और कभी कह देती है नहीं है। बिल्कुल वैसे ही हो जाता है ना, जैसे क्लास टीचर है, कभी किसी बच्चे को निकाल देते हैं, तुमने होमवर्क नहीं किया, 10 मिनट में दया आ जाती है और कहते हैं नहीं नहीं अब तुम मुर्गा नहीं बनो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठ जाओ क्लास में। अगले दिन फिर निकाल देते हैं। तो प्लूटो के साथ साथ यही खेल हो रहा है, कभी उसको रख लेते हैं कि हाँ ये प्लेनेट है प्लेनेट है, और कभी कहते हैं नहीं 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 भाई ये प्लेनेट नहीं है प्लेनेट नहीं है। एक्चुअली ये प्लेनेट नहीं है, इसको कहते हैं ड्वार्फ प्लेनेट। ऐसे 5 प्लेनेट्स हैं, एक तो यही है, बाकी और 4 हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा आउटर सर्कल में, ऑर्बिट में है। इतना ज्यादा आउटर कि इसके ऊपर सनलाइट कभी कभी पड़ती है, कभी कभी। ये इसीलिए छुपा रहा इतने सालों तक कि ये कभी देखा ही नहीं गया। तो क्या इसके आगे सन खत्म हो जाता है? नहीं। ये जो बेल्ट है इसको कहते हैं काइपर बेल्ट, जिसमें प्लूटो है, और इसमें प्लूटो के साइज के, प्लूटो से और भी बड़े बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। लेकिन अगर हम उनकी गिनती करेंगे तो सैकड़ों प्लैनेट्स हो जाएंगे फिर, इसलिए उनकी काइपर बेल्ट के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी गिनती हम नहीं करते। उसके बाद भी एक लेयर है जिसको हम कहते हैं ऑर्ट,
OORT, but it is pronounced as ORT. ORT cloud. ORT cloud में छोटी छोटी वो सारी चीजें हैं जिन्हें हम कहते हैं कॉस्मिक डेब्री. ओके, डेब्री माने कचरा, कॉस्मिक माने कॉस्मिक, गैलेक्टिकल. वो कचरा कभी कुछ टूटा, कुछ तो उसमें आ गया, और वो बहुत बड़ी बेल्ट है. इतनी बड़ी बेल्ट है कि वहां पे सन की लाइट कभी पहुंचती ही नहीं. तो सन की लाइट नहीं पहुंचती तो फिर इर्द गिर्द चक्कर कैसे लगा रही हो सन के? काइपर बेल्ट के कहीं कहीं बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिन पे सन की लाइट नहीं पहुंचती, लेकिन वो सन के इर्द गिर्द कैसे चक्कर लगा रहे. अब आपको बात समझ में आई होगी कि ग्रेविटी इज बिगर देन लाइट. जहां रोशनी नहीं पहुंच पाती वहां भी ग्रेविटी पहुंचती है. तो सन की ग्रेविटी जहां तक पहुंचती है उसके ऊपर एक लेयर है. उस लेयर को कहते हैं हेलियोस्फीयर. ये हेलियोस्फीयर साहब आपको उन कॉस्मिक रेज से बचाता है जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, जो हमारे लिए बहुत खतरनाक है. तो हेलियोस्फीयर आपको बचाता है. इसके बाद जब आप अर्थ में आ जाते हैं तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक और लेयर है, उसको कहते हैं ओजोन लेयर. यहाँ से 30 किलोमीटर ऊपर है. ये ओजोन लेयर भी आपको बहुत सारी घातक जो रेडिएशंस होते हैं, गामा रेज, एक्स रेज, इस तरह के फोटॉन्स और ये बहुत एक्सेसिव हीट, इन सब चीज़ों से बचाते हैं. तब जाके अर्थ पे लाइफ पॉसिबल हो पाती है. इस मोड पे हम एक थोड़ा सा डेविएशन लेते हैं और हम वापस फिजिक्स की तरफ चले जाते हैं, एटॉमिक फिजिक्स की तरफ. ओके, ये आपको पता ही होगा कि साइंस की जो सबसे बड़ी आर्म और प्योरेस्ट ऑफ द साइंस है दैट इज फिजिक्स. और जो अर्थ पे हम फिजिक्स यूज करते हैं वो फिजिक्स है, और जब हम अर्थ से बाहर निकल के जब फिजिक्स का इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं एस्ट्रोफिजिक्स. और जो साइंस सेलेस्टियल बॉडीज की, कॉस्मिक बॉडीज की, हेवनली बॉडीज की, गैलेक्टिक बॉडीज की स्टडी करती है, उस साइंस को क्या कहा जाता है? एस्ट्रोनॉमी. एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी में फर्क है. एस्ट्रोलॉजी इज अ स्पेक्युलेटिव आर्ट. ओके, ये ग्रह यहाँ पे है तो आपका नुकसान होगा या आपका फायदा होगा, दैट इज स्पेक्युलेशन. ओके, मैं उसमें नहीं जाना चाहता सही है गलत है, बट दैट इज समथिंग डिफरेंट. एस्ट्रोनॉमी इज द science of understanding and learning heavenly bodies outside of your earth, planet earth, third rock from the sun. तो थोड़ा सा हम मूव कर रहे हैं इस समय फिजिक्स की तरफ. जैसा मैंने आपको कहा कि एटम का स्ट्रक्चर, बीच में कोर है, ओके, और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी उस पर्टिकुलर मैटर के लिए इलेक्ट्रॉन डिसाइड हुए हैं वो चक्कर काट रहे हैं. न्यूक्लियस के और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है, स्पेस होता है. इतना ज़्यादा स्पेस होता है कि अगर मैं और आप, हम सभी जो कि बने हुए एटम्स से, अगर उस स्पेस को हमारी बॉडी में से किसी ऐसे यंत्र के द्वारा सक कर लिया जाए तो आप और मैं, हमारा साइज एक ह्यूमन बीइंग का हो जाएगा लाइक ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट. नमक का एक छोटा सा दाना होता है ना जिसको आप छिड़कते हैं, उस एक दाने के बराबर हो जाएगा. लेकिन अगर माना मेरा वेट 70 केजीज है तो मेरा वेट 70 केजीज ही रहेगा. सेम थिंग इज अबाउट द सोलर सिस्टम. अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास प्लैनेट्स हो गए, हमारे पास ड्वार्फ प्लैनेट्स हो गए, हमारे पास 200 से ज़्यादा मून्स हो गए. हमारा एक मून है और मार्स के 2 मून हैं. इसी तरह मैंने जैसा आपको बताया 79 मून्स ऑफ जुपिटर एंड स्टिल काउंटिंग, रोज कुछ ना कुछ मिलते रहते हैं. और 82 मून्स ऑफ सैटर्न, वहां भी है, नए नए मून्स की खोज होती रहती है. तो ये सारी की सारी चीजें प्लस काइपर बेल्ट प्लस ऊर्ट क्लाउड प्लस एस्टेरॉइड बेल्ट, ये एक ऐसी बेल्ट है जो मार्स और जुपिटर के बीच में, जहां पे फिर वो कूड़ा कचरे वाली छोटे छोटे टुकड़े हैं. कुछ तो टुकड़े इतने हैं कि 1 किलो का है, कोई टुकड़ा ऐसा है कि 1 टन का है. इस तरह से वो चक्कर लगाते रहते हैं ग्रेविटी की वजह से. तो ये सारी चीजें 0.01% में आ जाती हैं. सन इज 99.99% इन मास ऑफ आवर सोलर सिस्टम. अब अगर जितना हमारा स्पेस है जिसमें हमारा सोलर सिस्टम के सारे ऑब्जेक्ट चक्कर काट रहे हैं,
तो उसकी तुलना अगर हम मैटर से करें, जितना मैटर है इंक्लूडिंग सन, तो पता है क्या होगा? द मैटर विल बी इक्विवेलेंट टू 0.0022 टाइम्स 0 लिखिए और फिर 1, ओके। बाकी 99.9921 टाइम्स लिखिए, उतना स्पेस वैकेंट है और बाकी में मैटर है। तो आप समझ के, मैंने अपना पहला सेंटेंस जो कहा था कि अगर आप खाली फील कर रहे हैं तो बिल्कुल बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी खाली हैं, ओके, एम्प्टी हैं। दिस इज ऑल अबाउट एम्प्टीनेस। फिजिक्स इज ऑल अबाउट एम्प्टीनेस, एस्ट्रोफिजिक्स इज ऑल अबाउट एम्प्टीनेस, ओके। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं उसमें। सोलर सिस्टम को जानने के लिए हमें लाइट को जानना ज़रूरी था। लाइट को हमने जाना कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ये चलती है और 8 मिनट 20 सेकेंड में हमारे पास आ जाती है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो क्या हम ये मैक्सिमम डिस्टेंसेस हो गए सन का हमारे साथ, जिसको हम 1 AU कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? नहीं। जब इससे हम आगे निकलते हैं सोलर सिस्टम से, तो हमें ज़रूरत पड़ती है लाइट ईयर की। कहने का मतलब है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलने वाली लाइट एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, उसको हम क्या कहते हैं? लाइट ईयर। तो हमारे डिस्टेंसेस लाइट ईयर्स में ही एस्ट्रोनॉमिकली नापे जाते हैं। आपको मैं बता दूं, सोलर सिस्टम से बाहर निकलते ही जो सबसे नियरेस्ट स्टार है, स्टार की क्या खासियत होती है? इसकी अपनी रोशनी होती है, मतलब ये जलता रहता है, और इसके कुछ प्लैनेट्स होते हैं जो इसके इर्द गिर्द चक्कर काटते रहते हैं। इस सिस्टम को सोलर सिस्टम कहते हैं, जो हमारा सोलर सिस्टम है, और स्टार्स के भी सोलर सिस्टम्स हैं। तो ये जो स्टार्स हैं, जिनकी अपनी एनर्जी है, ये तो हमें दिख जाते हैं आसमान में, लेकिन प्लैनेट्स कई बार नहीं दिखते, छोटे होते हैं। तो जो नियरेस्ट स्टार है हमारा, दैट इज प्रॉक्सिमा सेंटोरी, एंड दैट इज अराउंड 3.5, सम पीपल से 4, तो चलिए हम 4 मान लेते हैं। 4 लाइट ईयर्स अवे, मतलब वहां पे पहुंचने में लाइट को 4 साल लगते हैं, जो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। और हमारे वॉयेजर 1, वॉयेजर 2 जो 50-60 हज़ार किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, उनको वहां तक पहुंचने में 80,000 से 90,000 साल तक लग सकते हैं, यहाँ से नियरेस्ट स्टार तक पहुंचने में। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी रोचक बात बताता हूँ, इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। वो इंटरेस्टिंग बात ये है, आप ऐसा समझ लीजिए कि आपके किसी दोस्त की शादी हुई, ओके, लड़के की, और जैसा कि होता है कि शादी के बाद थोड़ा रोमांटिक कपल, और लड़का कहता है कि डार्लिंग, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए तारे तोड़ लाऊं। तो लड़की कह रही थी जाओ तोड़ लो। अब साहब, इनको तो काटो तो खून नहीं, ये तो सीरियस हो गया मामला। लेकिन तभी भगवान आ जाते हैं और कहते हैं तथास्तु, जाओ, और एक ऐसा रथ दे देते हैं जो सनलाइट से चल रहा है, और ये कहाँ चले जाते हैं? प्रॉक्सिमा सेंटोरी चले जाते हैं, विच इज द नियरेस्ट स्टार। 3 स्टार का क्लस्टर है, प्रॉक्सिमा सेंटोरी, अल्फा सेंटोरी ए, अल्फा सेंटोरी बी। पास पास में है, इतने पास नहीं है, उसके बीच में भी लाइट ईयर्स का फर्क है। तो उस क्लस्टर में सबसे जो नियरेस्ट है वो प्रॉक्सिमा है, प्रॉक्सिमा सेंटोरी। वहां चले जाते हैं, 4 लाइट ईयर्स। सोचते हैं ठीक है, 4 साल जाने में लगेंगे, 4 साल आने में लगेंगे, फटाक से तारा तोड़ूंगा, जेब में रखूंगा, आके अपनी पत्नी को खुश कर दूंगा। मैं पहला ऐसा पति हूंगा हिस्ट्री में, न भूतो न भविष्यति, जो अपनी पत्नी के लिए वाकई में तारा तोड़ लाया। तो ठीक है, 4 साल लगे जाने में, लाइट की स्पीड से जा रहे हैं, और 4 साल लगे, 8 साल हो गए। लेकिन जब यहाँ आते हैं अर्थ पे, तो क्या देखते हैं? तब ये देखते हैं कि यहाँ पे 8 ईयर्स इंटू 6,000 ईयर्स, 48,000 ईयर्स पास हो चुके हैं। क्योंकि जब आप स्पीड पकड़ते हैं लाइट की, तो टाइम 6,000 टाइम जो है कम तेज चलता है, उसकी स्पीड 6,000 टाइम्स कम हो जाती है। तो 6,000 इंटू 8, 48,000 ईयर्स के बाद जब यहाँ आते हैं, तो इन्हें तो लगता है कि मेरी पत्नी 30
31 साल की होगी और मैं उसको सरप्राइज कर दूंगा, मेरे इन लॉज खुश हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। 48,000 ईयर्स के बाद में अर्थ ना वैसी रह जाएगी, ना कोई कुछ माहौल वैसा रह जाएगा। ये अपने आप को एक एलियन की तरह वहाँ पे महसूस करेंगे। तो दिस इज अबाउट टाइम ट्रेवल। मैं आपको बताना चाहता था कि लाइट की स्पीड से ट्रेवल करना सिर्फ एक कल्पना है, सिर्फ एक इमेजिनेशन है, और कोई भी चीज़ लाइट की स्पीड से ज़्यादा ट्रेवल नहीं कर सकती। तो ये जो आप देखते हैं ना कि यूएफओ आई है अमेरिका में, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, ये सब एक या तो जिसे कहते हैं कि एक मिथ है, एक फ्रॉड है, या फिर एक जिसे कहते हैं कि ऑप्टिकल इल्यूजन, किसी को कुछ ऐसे ही दिख गया और उसने ऐसे कर दिया। ये रियलिटी नहीं है। कोई भी आदमी हजारों लाइट ईयर्स से ट्रैवल करके यहाँ नहीं आएगा किसी एक फार्मर को टेक्सास में डराने के लिए, या किसी और कंट्री के किसी डेजर्ट में, एरिजोना में, या कहीं पे भी, कैलिफोर्निया या अमेरिका के ही नाम है, वहीं पे सबसे ज़्यादा साइट की जाती है यूएफओ। तो इनमें कोई सच्चाई नहीं है। तो टाइम ट्रेवल आप नहीं कर सकते, ओके। और पास्ट में तो आप बिल्कुल नहीं जा सकते। एक और स्टोरी सुनाता हूँ आपको। हमारी कंपनी का नाम है उर्सा माइनर कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये सप्तऋषि मंडल है और इसका 7वां स्टार है, दैट इज ध्रुव। इसको हम पोलैरिस भी कहते हैं, इसको पोल स्टार भी कहते हैं, इसको नॉर्थ स्टार भी कहते हैं, बिकॉज इट्स पोजीशन इज फिक्स्ड, ओके। तो ये जो पोलैरिस है, नॉर्थ स्टार, ध्रुव, जो हमारे कंपनी के सिंबल का एक तारा है, तो ये हमारे यहाँ से करीब 430 लाइट ईयर्स दूर है। 430 मीन्स वहां से जो लाइट आप देख रहे हैं इस समय, वो 430 ईयर्स पहले चली थी। ऐसा नहीं अभी वहां पे कुछ हो रहा है। मान लीजिए आपका एक दोस्त है वहां पे, इमेजिन करिए ना, साइंस इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। आप ऐसा सोचिए कि पोल स्टार पे हमारा एक दोस्त बैठा हुआ है, तो दोस्त क्या देख रहा होगा? वो दोस्त अर्थ को देख रहा है। अगर कोई बाइनोकुलर लगा के इमेजिन करिए, तो किसको देख रहा होगा? वो देख रहा होगा सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, वो मुगल्स को देख रहा होगा, क्योंकि 430 ईयर्स पहले यहाँ पे मुगल्स का साम्राज्य था। या शिवाजी, सॉरी, या देख रहा होगा महाराणा प्रताप को, ओके, लड़ रहे हैं, ओके। तो इस तरह के सीन वो देख रहा होगा। अब माना उसने ये चीज देख ली और वो आपको बताना चाहता है कि देखो, मैंने मुगल्स को देखा है, मैं देख रहा हूं, मैं पानीपत की लड़ाई देख रहा हूं भाई, ओके, मैं देख रहा हूं तुलसीदास जी रामायण लिख रहे हैं गंगा के घाट पे बैठे हुए, सरयू के घाट पे बैठे हुए। आप कहते हैं अच्छा बताओ और क्या हो रहा है? तो जब वो बताएगा तो आपको वो रिस्पॉन्स 430 ईयर्स के बाद मिलेगा। आज आप उसे सुन नहीं सकते। क्यों? कोई भी चीज लाइट की स्पीड से ज्यादा ट्रेवल नहीं कर सकती। और रेडियो वेव्स जिनके थ्रू आपको वो भेजेगा ये समाचार कि मैं तुलसीदास को रामायण पढ़ते, रामायण लिखते देख रहा हूँ सरयू के घाट पे, या मैं देख रहा हूं कि किस तरह से पानीपत का सेकेंड बैटल चल रहा है, तो वो बताएगा जब, तो उसको भी 430 ईयर्स लगेंगे। तो हमारी कई जनरेशंस पार हो चुकी होंगी, ठीक है। तो दिस इज अबाउट टाइम ट्रेवल। अब मैं आपको अपने सोलर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा कुछ और भी बताना चाहता हूँ। जब हम बच्चे थे तो हमने पढ़ा था सोलर सिस्टम, उसके बाद तो हम भूल गए, ओके। हमें पढ़ने की न ज़रूरत रही और ना हमारी क्यूरियोसिटी रही। तो आज दोबारा उसको जागृत करते हैं, क्यूरियोसिटी को। तो हम एक कागज़ पे, एटलस पे देखते थे कि बीच में सन है, थोड़ा सा बड़ा दिखाते थे, चमकीला सा दिखाते थे, और फिर हम 8 प्लैनेट्स दिखा देते थे। कोई भी कागज इतना बड़ा नहीं हो सकता कि उस पे इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाए। वजह उसकी क्या है? वजह ये है कि अगर आप अर्थ को, एक ही एग्जांपल देता हूँ, अर्थ को एक मोती के बराबर दिखाते हैं या अरहर की दाल के दाने के बराबर दिखाते हैं, तो सन को आपको फुटबॉल फील्ड के जितना बड़ा उसी कागज पे दिखाना पड़ेगा, अगर आप एक ट्रू कंपैरिजन चाहते हैं। बिकॉज हमारे सन में, जो सन है ना, गोला है जो, उस गोले के अंदर 13 लाख पृथ्वी आ सकती है। आई रिपीट, सन का वॉल्यूम अर्थ के वॉल्यूम से 13 लाख गुना बड़ा है। तो आप बताइए कौन से पेज पे, कौन से पेपर पे आप उसको दिखाएंगे? पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए
कि ये बताने के लिए कि कंपैरिजन्स जो हमें दिखाए जाते हैं हमारे मन में वो रह जाते हैं और फिर हम सोचते हैं कि नहीं ये तो बड़ी पास की चीज़ें हैं। बिल्कुल कुछ भी पास नहीं है। आप ये सोच लीजिए कि 76 ट्रिलियन स्टार्स हैं, ओके? और जैसा मैंने कहा कि हर स्टार के एज एन एवरेज 10 प्लैनेट्स हैं। मैं और बॉडीज की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, डार्क प्लैनेट्स उनके भी होंगे, किसी के तो 100 प्लैनेट्स हैं, ओके? कई तो ऐसे स्टार्स हैं जो सन से 1000 टाइम्स बिगर हैं। कई ऐसे स्टार्स हैं जो सन से 10,000 ज़्यादा शाइन करते हैं, ओके? तो उनका डिस्टेंसेस प्लैनेट से क्या होंगे आप समझ सकते हैं, बिकॉज ऑफ देयर ग्रेविटी। तो अगर आप एक स्टार को एक लेते हैं, जुहू बीच है, उसके एक रेत के एक कण के बराबर, और आप रखते हैं कि ये एक स्टार है, एवरेज स्टार है सन के जितना, तो दूसरे स्टार का डिस्टेंस होगा यहाँ से 10 किलोमीटर दूर, कम से कम एल्फिंस्टन रोड या दादर। तो दूसरा स्टार इतना ही बड़ा एक स्पेक होगा दादर में। तो आप ये समझ लीजिए ये आपके रेशियोज है, बाकी सब स्पेस है। यूनिवर्स इज ऑल अबाउट स्पेस। तो जब आप देखते हैं कि आसमान सितारों से भरा हुआ है, तो एक्चुअली आसमान सितारों से भरा हुआ नहीं है, आसमान सिर्फ और सिर्फ खालीपन से भरा हुआ है। ये तो इंसिडेंटली आपको सितारे दिख जाते हैं। वैसे भी हमारे दिल्ली बॉम्बे जैसे शहरों में अब सितारे दिखते ही कहाँ हैं, गर्दिश में रहते हैं, ओके? छोटे शहर से अगर आप हैं, जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर, सातारा, ओके, तो आपको दिख जाएंगे, आसमान भरा हुआ दिखेगा। वरना पोल्यूशन की वजह से, कौन सा पोल्यूशन? लाइट पोल्यूशन, आपको जो पोल्यूशन है डस्ट पोल्यूशन, इस तरह के स्मोक पोल्यूशन, इसकी वजह से आपको स्काई क्लियर दिखता नहीं है, ओके? जितने भी सितारे आप आसमान में देखते हैं, दैट इज ऑल बिलोंगिंग टू मिल्की वे, विच इज आवर ओन गैलेक्सी। ये हमारी अपनी घर की गैलेक्सी है, जिसका सोलर सिस्टम हमारा हिस्सा है, हम उसके हिस्से हैं। और ये ऐसी करीब 200 बिलियन, 1 बिलियन में कितना होता है? 100 करोड़ ऐसी गैलेक्सीज हैं। हर गैलेक्सी में 250 टू 300 बिलियन स्टार्स हैं। ये सब चीज़ें आपको पता थी। अब आइए थोड़ा सा हम बात करते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और इसको एक एटॉमिक फिजिक्स की तरफ वापस आने की कोशिश करते हैं। समझ लीजिए आपके हाथ में एक ग्लास है, सोच लीजिए ये ग्लास है पानी का, और ये पानी से भरा हुआ है। इस ग्लास में जितने एटम्स हैं वो ज्यादा हैं बजाय कि पूरे संसार के सारे ओशियंस को ले लें, उसमें उतने ग्लास पानी हो। तो अगर उसके ग्लासेस नापे कि कितने ग्लास पानी है ओशियंस में, तो वो कम पड़ जाएगा, लेकिन इस ग्लास में जो एटम्स हैं वो ज्यादा होंगे। इतना छोटा होता है एटम। आपके बाल, थोड़ा रॉन्ग एग्जांपल दे रहा हूँ, ओके? कि बाल के मेरे पास नहीं, आपके बाल की जो नोक होती है ना, हेयर की, उस नोक पे करीब करीब 1 मिलियन एटम्स आ जाएंगे। तो एटम का साइज भी समझ गए। उसके अंदर भी इतना स्पेस होता है कि अगर आप उस स्पेस को निकाल दें, तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, तो मैं हूँ, तो मैं नमक का एक दाना बन के रह जाऊंगा, लेकिन मेरा वजन फिर भी 70 किलो ही होगा। क्यों बता रहा हूँ आपको? हमारे यूनिवर्स का जन्म ऐसी ही सिंगुलैरिटी से हुआ, जो कि एक एटम से भी छोटी थी। जितना बड़ा आप ये यूनिवर्स देख रहे हैं, इसकी पैदाइश, इसका पेरेंट एक ऐसा पार्टिकल था जो इस एटम से भी छोटा था। इट वाज सब एटॉमिक, और उस प्रोसेस का नाम है बिग बैंग। और उससे ट्रिलियंथ ऑफ ए सेकेंड में, जी हाँ, ट्रिलियंथ ऑफ ए सेकेंड पॉसिबल है, ट्रिलियंथ ऑफ ए सेकेंड में यूनिवर्स बना, इस बनने की शुरुआत हुई और फिर ये एक्सपेंड होता रहा। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा टाइम में ले जाना चाहता हूँ। देखिए हमने क्या क्या पढ़ा? लाइट पढ़ी, हमने क्या पढ़ा? हमने जाना कि टाइम ट्रेवल कैसे होता है। जब आप सनलाइट पे चलते हैं, उसकी स्पीड पे चलते हैं, लाइट की स्पीड पे चलते हैं, नॉट ओनली सनलाइट, एनी लाइट, लाइट की स्पीड पे जब आप चलते हैं, तब क्या होता है? आपका टाइम बहुत ज़्यादा धीरे
पास होता है, 6000 टाइम्स स्लो हो जाता है। तो टाइम भी हमने देख लिया, हमने एटम भी देख लिया। अब हम आते हैं कि ड्यूरेशन कितना है, ये कब बना, यूनिवर्स कब बना। तो देखिए यूनिवर्स बना करीब 13.8 बिलियन ईयर्स बैक बिग बैंग के साथ में। 1 बिलियन इज 100 करोड़, तो 1380 करोड़ साल पहले हमारे यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई। तो क्या तभी हमारा सोलर सिस्टम बन गया था? नहीं, यूनिवर्स बन रहा था, एक्सपैंड हो रहा था। और हमारा जो यूनिवर्स है, सॉरी हमारा जो सोलर सिस्टम है, दैट इज ओनली 4.5 बिलियन ईयर ओल्ड। तो एक हिसाब से देखा जाए तो यूनिवर्स का बेटा ही नहीं, पोता है, ग्रैंडसन है। 4.5 बिलियन, 450 करोड़ साल पहले ये बना। और साइंटिस्ट कहते हैं ये आधी एज इसकी हो गई है, तो 450 करोड़ साल ही और चलेगा। लेकिन आप फिक्र मत करिए, हम और आप तो बहुत कम सालों के मेहमान होते हैं। 100 साल हमारी मैक्सिमम लाइफ होती है, तो 450 करोड़ साल भी बहुत टाइम है। ओके, तो ये हमारे डायमेंशंस हैं ऑफ द लाइफ ऑफ आवर सोलर सिस्टम एज वेल एज द लाइफ ऑफ आवर यूनिवर्स। लेकिन यूनिवर्स की डेप्थ कितनी है? तो आप कहेंगे अरे अभी तो आपने बताया 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स। 13.8 बिलियन साल पहले पैदा हुआ, तो 13.8 बिलियन लाइट ईयर बड़ा होगा। नहीं, यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग एंड यूनिवर्स का साइज इस समय है करीब करीब 90 बिलियन लाइट ईयर्स। तो आप कहेंगे ऐसे कैसे? तो क्या यूनिवर्स फैल रहा है? जी बिल्कुल फैल रहा है। यूनिवर्स इज स्प्रेडिंग एट ए स्पीड विच इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट। ये मैं बताना बहुत जरूरी समझता हूं, क्योंकि एक जगह तो मैंने आपको बताया कि आइंस्टाइन ने भी प्रूव किया कि लाइट से बड़ा स्पीड कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स इटसेल्फ इज एक्सपेंडिंग एट ए स्पीड विच इज डबल द लाइट स्पीड। ओके, तो ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए। आप सारे चार्ट्स जो मैं आपको टाइम टू टाइम बता रहा हूँ उनको याद रखिएगा, आपको फायदा होगा। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने सोलर सिस्टम और यूनिवर्स और थोड़ी सी फिजिक्स के बारे में फैक्ट्स देखे। इन तीनों का आपस में कोरिलेशन देखा। हम लोगों ने ये देखा कि सोलर सिस्टम इज एक्चुअली एन एक्सपेंशन ऑफ द वे एन एटम वर्क्स, मोर और लेस। बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी नहीं, लेकिन मोर और लेस। और हमने ये भी देखा कि एम्प्टीनेस किसे कहते हैं और एम्प्टीनेस कितनी ज़्यादा हमारे यूनिवर्स में है। आप ये देखिए कि 4.5 बिलियन ईयर्स पहले जब यूनिवर्स से टूट के हमारा सोलर सिस्टम बन रहा था, तो अर्थ को बहुत सी तकलीफों से गुजरना पड़ा, बहुत से प्रोसेसेस से। तकलीफें तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कोई एनिमेट ऑब्जेक्ट नहीं है, अर्थ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है। तो बहुत से प्रोसेसेस से गुजरना पड़ा जो कि बहुत टॉक्सिक थे। एसिड रेन्स, वोल्केनोज, सीवियर अर्थक्वेक्स, मीटेराइट्स एंड मीटियर्स का उल्कापात जिसे कहते हैं, शावर ऑफ मीटेराइट्स। ओके, और ऐसे ऐसे मीटेराइट्स जिन्होंने अर्थ को हिला के रख दिया, बहुत सारी ऐसी चीजें। तभी जन्म हुआ पानी का। दैट वाज 3.5 बिलियन ईयर्स एगो, 350 करोड़ साल पहले। जितना पानी तब बन गया 350 करोड़ साल पहले, वही बन गया। उसके बाद में पानी की एक बूंद ना तो क्रिएट की जा सकी और ना डिस्ट्रॉय की जा सकी। तो आज जो आप पानी पी रहे हैं वो 350 करोड़ साल पहले का है। आप कहने को कह लीजिए कि इसे फ्रेश वाटर, आप ये कह लीजिए ताज़ा पानी अभी आपको निकाल के देते हैं फ्रिज से। लेकिन सच्चाई को आप झुठला नहीं सकते। वो सारा का सारा पानी जो हम पीते हैं, या मैं आपके घर आऊँ तो आप मुझे पिलाएंगे, वो 350 करोड़ साल पुराना पानी होगा। तो इट्स ए फैक्ट जो आपको अपने माइंड में रखना चाहिए। सोलर सिस्टम, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स ऐसी चीजें हैं जिनमें आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे आपको उतना अच्छा लगेगा। अपनी इस दुनिया से बाहर जाने की, बाहर देखने की कोशिश करिए। आपको ये दुनिया ज़्यादा खूबसूरत लगेगी और आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन पाएंगे। आपकी नैरो माइंडेडनेस बिल्कुल हवा में उड़ जाएगी।
कोशिश यही करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जानने की इच्छा रखिए। और कई वेबसाइट्स ऐसी हैं, नासा की वेबसाइट है, विकिपीडिया तो खैर है ही, गूगल सर्च करेंगे तो सबसे पहले सोलर सिस्टम या यूनिवर्स के बारे में जानकारी विकिपीडिया देता है। बट नासा, नेशनल जियोग्राफिक भी आपको बहुत सी अच्छी जानकारी देते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। इसके लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ जहाँ रिसर्च हो रही है इस समय इनके बारे में, वहाँ से आपको बहुत कीमती जानकारी हमारे सोलर सिस्टम के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में मिल सकती है। थैंक यू वेरी मच, आपने इतना समय दिया, मुझे टाइम दिया। आप मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सी यू।